आज हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जूरिस्प्रूडेंस की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और ये लगभग में हर एक ईयर्स ये क्वेश्चन आया हुआ है जूरिस्प्रूडेंस में। तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड डाइसी रूल ऑफ लॉ एंड इंडिया, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, और ये देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका मेन बॉडी हम लोग देखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, वो देखना है। फिर वेरियस सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि मतलब इंडिया में 100% सेपरेशन पावर लागू होता है या फिर चेक एंड बैलेंस यहाँ सिस्टम चलती है, वो देखने वाले हैं। फिर कौन कौन सा इम्पोर्टेंट केस लॉ है, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सेपरेशन पावर क्या है। सेपरेशन पावर जो है मोंटेस्क्यू द्वारा 18वीं शताब्दी में दी गई एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह पूर्ण रूप से जो है व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधारित है। उन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें इन्होंने सेपरेशन पावर के बारे में बताया था। तो इसकी जो पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें इन्होंने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। तो पहला है, एग्जीक्यूटिव को जो है कभी भी जो न्यायिक और या विधायी शक्ति है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है कि लॉ को जो हमारी लॉ है उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसका वो काम होना चाहिए, ना कि वो विधायिका या फिर जो जुडिशरी फंक्शन है उसमें इंटरफेयर करे। सेकंड सेकंड सिद्धांत उन्होंने दिया कि जो लेजिस्लेचर है उसको कभी भी न्यायिक और जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड इसका जो सिद्धांत था वो था कि जो जुडिशरी न्यायपालिका है वो कभी भी जो विधायी और कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये मेन रूप से 3 सिद्धांत था। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि क्या भारत में ये जो है सिद्धांत 100% लागू होता है या नहीं, ये कौन सा सिद्धांत भारत में लागू होता है। तो आगे मोंटेस्क्यू ये भी कहता है कि यदि सभी शक्तियाँ एक ही संस्था में मान लो केंद्रित हो जाए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी, तो उससे क्या होगा? हो सकता है काफ़ी काफ़ी मनमाने तरीके से जो है कार्य करना शुरू कर देगी और उस बिना रोक-टोक के वो कुछ भी लागू कर सकती है। तो जनता का जो फ्रीडम है मूल रूप से 3 भागों में किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब ये तीनों है, इसकी जवाबदेही किस किस प्रकार से फिक्स होती है? इसकी जवाबदेही को फिक्स करने के लिए अ, 3 चीज़ बताया गया है। एक लीगल अकाउंटेबिलिटी, एक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ है। भारतीय संविधान में जो है सेपरेशन पावर को जो है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसमें जो है सरकार की जो 3 शाखाएँ होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों के संतुलन और विभाजन की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी शाखा जो है भारत में मनमानी रूप से कार्य न कर सके। अब ऐसा कौन-कौन सा आर्टिकल है जहाँ हम लोग को ये दिखता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है 100% इंडिया में किस प्रकार से लागू होती है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 50। इसमें जो है ये कहा गया है कि जो न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से अलग रखा गया है। ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट आती है, डीपीएसपी, उसमें ये आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है एक सेपरेशन दिखाया गया है। फिर आता है आर्टिकल 53। इसमें जो है जो हमारा राष्ट्रपति है उसको देश के जो कार्यपालिका का प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड हेड माना गया है, लेकिन वे केवल जो है अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल 121 और 121 टू 11, 2 से 11 2 आर्टिकल है, जिसमें जो है जो विधायिकी है और उसमें जो है न्यायाधीश के जो से संबंधित जो भी आचरण होता है उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, सिवाय जब इम्पीचमेंट होगी, जब महाभियोग होगा उस प्रक्रिया को छोड़ करके। फिर आता है आर्टिकल 361। इसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका को न्यायिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्राप्त है। उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान जो है किसी भी अदालत में मुकदमे से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में मतलब क्या 100% जो सेपरेशन पावर वो लागू होती है, या फिर ये भारत में चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पे भारत में सेपरेशन पावर कार्य करता है। तो भारत में 100% सेपरेशन पावर लागू नहीं होती है। भारत में जो है जो चेक एंड बैलेंस है वो वो लागू है। तो देखते हैं ये कैसे लागू होती है। तो सबसे पहला जो है, जो न्यायपालिका के पास जो है न्यायिक पुनरावलोकन है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। वो जो है कार्यपालिका के और विधायिका के कार्यों को जांच कर सकता है।
सबसे पहला ये हो गया। फिर सेकंड नंबर में न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वह जो जो हमारा विधायिका है, उसमें जो भी कानून बनती है, उसको वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और जो संविधान का आर्टिकल 13 है, उसका जो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका उल्लंघन होने के आधार पे वो भी उसको नॉन वायलेट कर सकती है। जैसे तीसरा में आता है कि जो न्यायपालिका का किसी अवैधानिक कार्यवाही को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। और फोर्थ में आती है विधायिका कार्यपालिका के कामकाज की निगरानी करती है। जैसे विधायिका कैसे करती है, प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, इसके माध्यम से। फिर 5 में आता है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका द्वारा की जाती है। और 6 में राष्ट्रपति कुछ मामलों में माफी दे सकता है। तो ये हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जो 100% जो सेपरेशन पावर लागू नहीं होती यहाँ पे। चेक एंड बैलेंस मतलब भारत में शक्तियों के विभाजन का दृष्टिकोण कौन कौन से केस है उसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहला केस था दिल्ली लॉ एक्ट केस 1951 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत हमारे शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारत में इसे पूरी पूरी तरह से पूरी कठोरता के साथ लागू नहीं की जा सकती है। हमारे संविधान ने सरकार के विभिन्न शाखाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है शक्तियों का स्पष्ट और पूर्ण विभाजन नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक अलगाव जरूर रखा है। इसी प्रकार से राय साहिब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान ने जो है सेपरेशन पावर के सिद्धांत को कठोर रूप से स्वीकार नहीं किया है। कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका द्वारा सौंपे गए अधिकारों के आधार पर जो है अधीनस्थ या विभागीय कानून बना सकती है। तो इस प्रकार जो है ये हम लोग पूरा देखा, और इसका मुख्य जो निष्कर्ष उसमें हम लोग ये ले सकते हैं कि आधुनिक सरकारों में जो है शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं हो सकता। भारत जैसे देश में खास करके नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है भारत में जो है संविधान जो बनाया गया उसका उद्देश्य जो है संवैधानिक संतुलन बनाए रखना और सत्ता का केंद्रीकरण रोकना है, ताकि कोई भी संस्था जो है अधिक सर्वशक्तिमान ना हो सके।